हेलो एवरीवन टू अनदर सेशन ऑफ फिजिक्स जहां पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर 8th फाउंडेशन का। तो आज हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो शुरुआत करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रसाद कुलकर्णी। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MIT औरंगाबाद एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years एंड आई हैव टॉट एंड मेंटोर्ड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स। राइट, तो शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, वहां से शुरुआत करते हैं। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, राइट। तो हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना होगा। ऑप्शन है इन्फिनिटी, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, राइट। तो अगर हम बात करें, मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसका वेरिएशन कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो ये सेंटर है, तो जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस की तरफ जाते हो तो आर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। एट द सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आते हो, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे मिनिमम है, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के नीचे जाओगे तो क्या होगा बेटा, ये आर कम होगा तो जी भी कम होगा। जी यहां पे कितना है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिस्टेंस 0 है क्योंकि हम सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो आर अगर 0 है तो जी भी वहां पे 0 हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पे कितना होता है बेटा, वो होता है 0, राइट। तो हमें यहां पे आंसर मिल गया है दैट द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, राइट। ओके, now let us talk about this question. Let us read this one out. When a horse pulls a cart, the force which is responsible for the movement of the cart is, right? एक हॉर्स का कार्ट है और दैट हॉर्स इज पुलिंग दैट कार्ट। तो हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा फोर्स होगा जिसकी वजह से उस कार्ट का मूवमेंट होगा, राइट। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कहता है द फोर्स ऑफ द हॉर्स ऑन द कार्ट, राइट। सेकंड ऑप्शन सेज द फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। Third option is the force of the ground on the cart and the last option says the force of the horse on the ground. तो बेसिकली अगर हम इसे समझते हैं कि मान लो हम जब रास्ते पे चलते हैं तो व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली, जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हमारे पैर जो है वो ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और साथ ही साथ जो ग्राउंड है उसका रिएक्शन हमारे पैरों पे अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है और उसी रिएक्शन की वजह से या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम यहाँ पे चल पाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कार्ट है, जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसे उसके ऊपर आपका जो ग्राउंड है दैट ग्राउंड विल एक्सर्ट सम फोर्स बिकॉज ऑफ विच दैट कार्ट विल मूव। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ये सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, द फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, राइट। हॉर्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, उसकी वजह से हॉर्स आगे बढ़ेगा और हॉर्स के साथ कार्ट अटैच्ड है इसलिए दोनों आगे मूव करेंगे, फाइन। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। An object is weighted in the following places using a spring balance. In which place will its weight will be the heaviest rather? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, हम उसे अलग अलग जगहों पे अर्थ के सरफेस पे या बाहर उसे वेट कर रहे हैं। तो कहाँ पे उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ऑन द मून, अगर हम उसे चांद पे मेजर करते हैं उसका वेट, या फिर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ मेजर करते हैं, या फिर अगला ऑप्शन है कि इक्वेटर पे, या फिर लास्ट ऑप्शन है एट द पोल्स। तो अगर सोचा जाए इसके बारे में, हमने कल के लेक्चर में या उसके प्रीवियस सेशंस में देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है दैट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। 1/6 है, मतलब मून पे ऑब्वियसली जो वेट होगा वो एज कंपेयर टू द अर्थ कैसा होगा बेटा, कम होगा, है ना। तो ये मून का ऑप्शन चला गया। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी और एक ऑप्शन है, अब सॉरी सेंटर ऑफ द अर्थ एक और ऑप्शन है। अभी हमने देखा सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो वेट होगा वो भी 0 हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ अब अगला ऑप्शन है या तो पोल्स, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या फिर ये इक्वेटर, फाइन। अब अगर हम बात करें इक्वेटर और पोल्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटर, राइट। अगर ऐसा है तो पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, मतलब वहां पे वेट भी ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि पोल्स पे द वेट विल बी द हेवीएस्ट, राइट।
फाइन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। तो यहाँ पे हमने एक नया कंसेप्ट सीखा कि इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल्स पे किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होता है, जिस वजह से उसका वेट भी वहां पे ज्यादा मेजर होता है, फाइन। तो वेट इज रिलेटिव, वेट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, राइट, एंड मास ऑन द अदर हैंड विल हैव एग्जैक्ट वैल्यू। मास आप कहीं पे भी मेजर करो, चाहे इक्वेटर, चाहे पोल, चाहे मून, चाहे किसी और प्लैनेट पे जाके आप मेजर करते हो, फिर भी मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फाइन, ओके। Now then, let us move towards the next question. With the help of the given figure, find which of the following options are correct, right? हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये फिगर दिया है और पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे अर्थ है और ये एप्पल है, एंड दैट एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, राइट। तो जैसे कि न्यूटन सर ने एक्सपेरिमेंट या फिर रादर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जिससे उन्होंने कुछ इन्वेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे एप्पल नीचे गिर रहा है, वो एग्जांपल है। तो हमें पूछा गया, ऑप्शंस दिए गए कि एप्पल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा अर्थ के ऊपर वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करेगा एप्पल के ऊपर। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एप्पल का फोर्स कम होगा, अर्थ का फोर्स ज्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आप सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे आप ये फीलिंग आ सकती है कि जो अर्थ है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एप्पल का मास बहुत कम है। इसका मतलब अर्थ बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा एप्पल के ऊपर और एप्पल जो है वो कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन बेसिकली अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं तो उसमें फोर्स जो है बेटा वो होता है G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स है तो ये दो ऑब्जेक्ट, इसका मास M1, इसका मास M2, तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, उसका ये फोर्स है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जितना फोर्स ये एप्पल अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स अर्थ एप्पल के ऊपर एक्सर्ट करेगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, राइट। तो इन दिस केस द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन, फाइन। Now then, let us move towards the next question. Let's read this one out. अब आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो, आसान सा सवाल है। कार ट्रेवल्स ईस्ट विथ अ सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज, राइट। तो हमें यहाँ पे कार दिया है जो कार के ट्रेवल कर रहा है किस डायरेक्शन में, कार इज ट्रेवलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, राइट। और वी नीड टू फाइंड आउट कि उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ द रोड सरफेस वो किस डायरेक्शन में होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन जो बेटा वो अपोज करता है मोशन को। अगर कार ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन उसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। तो ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हुई, वेस्ट। तो ये इसका आंसर आ गया, ड्यू वेस्ट इज द आंसर, राइट, फाइन। बेसिक सा सवाल था, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यू कैन इजीली आंसर दिस वन, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट ऑफ द एमसीक्यूज। आगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू अ पिस्टन एट द टॉप ऑफ अ क्लोज ट्यूब कंटेनिंग वाटर, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू, राइट। मतलब क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। मान लो कि हमारे पास ये ऐसा कंटेनर है एंड दैट कंटेनर इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड इट, राइट। और व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, हमारे पास यहाँ पे एक पिस्टन है बेटा। पिस्टन जो कि आपको आपने सुना होगा, पिस्टन सिलेंडर होता है जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, इंजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक पिस्टन है और ये पिस्टन के साथ क्या कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस वाटर के ऊपर, राइट। तो हमें पूछा है कि प्रेशर किस पोर्शन में ट्रांसमिट होगा, राइट। ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। तो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कहता है ओनली द बॉटम ऑफ द कंटेनर, सेकंड ऑप्शन ऑल डायरेक्शंस, थर्ड ऑप्शन ओनली द साइड फेसेस एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर, एंड द लास्ट ऑप्शन सेज नन ऑफ दीज, फाइन। तो सोचिए आप थोड़ा इसके बारे में, कैन यू आंसर दिस वन? यस, राइट। अब जो कि ये पिस्टन है बेटा, ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो ये वाटर सरफेस के ऊपर से ये प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होगा। अब डाउनवर्ड मतलब नीचे बॉटम है, तो बॉटम के ऊपर ये प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। अब सोचिए, सीधा सीधा है, अगर मैं हाथ से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूं तो ये नोटबुक में से प्रेशर नीचे जा रहा है ग्राउंड सरफेस के ऊपर, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली द आंसर फॉर दिस वन विल बी ओनली द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फाइन, ओके। नाउ देन
what you can do is you can take the screenshot of this one and you can solve this further. Fine. If you want, इस previous questions के भी आप screenshot ले सकते हो and then you can study this further. Fine. Okay. चलो फटाफट screenshot ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. नाउ बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की. व्हाई डू द स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स, राइट. आप स्कूल में जाते हो बैग लेके, तो आपके बैग के जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं बेटा, जो पट्टियां होती है शोल्डर पे, वो काफी ब्रॉड होते हैं. वो ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन है, राइट. तो बेसिकली अगर आप सोचो, हमने एक फॉर्मूला देखा था प्रेशर का. प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, राइट. अगर मान लो आपके बैक के शोल्डर स्ट्रैप्स कम होते, वो शोल्डर की पट्टियां अगर उसकी विड्थ कम होती, वो नैरो होते, तो क्या होता, ये एरिया जो है, ये एरिया कम हो जाता. अब प्रेशर जो है एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो कहां पे ट्रांसमिट होगा? आपके शोल्डर्स पे ट्रांसमिट होगा. अगर प्रेशर ज्यादा ट्रांसमिट होता है, बैग अगर आपका हैवी है, तो यू कैन फील द पेन इन योर हैंड्स, राइट. तो ये पेन आपको ना हो, इट शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू कैरी टू द स्कूल. दैट इज वाई इन बैग्स का जो शोल्डर स्ट्रैप है बेटा, वो ब्रॉड होता है, राइट. तो यहां पे इस फॉर्मूले से इसका आंसर आता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. फाइन. तो कंसेप्चुअल सवाल था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. Now let us move to the next question. Fine. Okay. So this is it. Let us read this one out. Can you separate two hemispheres if all the air is sucked out from them? मतलब क्या है, समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन, हमें दो हेमिस्फीयर्स दिए बेटा. अब हेमिस्फीयर्स क्या होता है? हेमिस्फीयर मतलब स्पीयर का आधा हिस्सा. फाइन. तो इफ वी कैन ड्रॉ अ हेमिस्फीयर ओवर हियर, मान लो कि ये यहां पे हेमिस्फीयर है, ऐसा जैसे बाउल का शेप होता है, राइट. वैसे ये स्फीयर का आधा हिस्सा है. अब ये एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पे और एक हेमिस्फीयर है. इनको हमने ऐसे फेस टू फेस ऐसे रखा हुआ है, और बाद में क्या किया हमने, उसके अंदर जितनी भी हवा थी, दैट एयर वी हैव सक आउट फ्रॉम देम, राइट. तो मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया. तो हमें पूछा है, ये वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या हम इन दोनों स्पीयर को, इन हेमिस्फीयर को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, राइट. तो बेसिकली यहां पे होगा क्या, सोचिए. इसके अंदर तो वैक्यूम है यहां पे, राइट. यहां पे वैक्यूम है, बट फ्रॉम द आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, देखिए. आउटवर्ड तो एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो फील करेगा, उसके ऊपर एक्सर्ट होगा. इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो दोनों हेमिस्फीयर्स है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सेपरेट देम. दे विल बी स्टक टुगेदर, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट, राइट, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैक्यूम इनसाइड, राइट. So this is the answer for this, that we cannot separate them. Now then, let us move to the next question. Let us read this one out. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. मतलब क्या है कि हमने एक रॉकेट को यहाँ पे फायर कर दिया है. फाइन. मान लो कि यहाँ पे ये ग्राउंड है और दैट वी हैव द रॉकेट. ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये रॉकेट जैसा, राइट. ओके. नाउ देन, अगर ये लॉन्चिंग पैड को छोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ रॉकेट हमने लॉन्च कर दिया, इन दैट केस उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट होंगे या एक्ट करेंगे, ये हमें यहाँ पे पूछा है. कौन से दो फोर्सेस है बेसिकली, वो हमें पूछा है, राइट. अब जो कि ये ग्राउंड सरफेस से रिलीज हो रहा है, राइट. तो ग्राउंड सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है बेटा, दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको पता होगा. तो नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. Earth will exert some gravitational force onto this rocket. And second thing, देखो यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा. अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर will exert which type of force, right? It is moving with very high speed, with very high velocity in upward direction. तो air will exert some frictional force onto it. कौन सा फोर्स होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, right? So these are the two forces which the rocket will experience when it is launched from the pad, right? One is gravitational and the other is frictional force. Fine. Now, आगे बढ़ते हैं. अब this is the last of the question that we are going to see today. Blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of the iron? What you are doing, that you have a hammer, right? Hammer के साथ आप iron piece को क्या कर रहे हो,
यू आर हिटिंग दैट हॉट आयरन पीस। मतलब बेसिकली आपके पास गर्म लोहा है और आपके पास हथौड़ा है, तो आप उसे हैमरिंग कर रहे हो। तो हमें पूछा है कि उस फोर्स की वजह से हैमरिंग का इफेक्ट उस पीस ऑफ आयरन को के ऊपर कैसे होगा, राइट। तो बेसिकली अगर आपने ये देखा होगा कई कई जगह पे इंडस्ट्री में या फिर रास्ते पे भी ये ब्लैक स्मिथ हैमर्स होते हैं, तो व्हाट हैपन्स, जब वो गर्म लोहा होता है तो उसके ऊपर हैमर से हिट करने के बाद बेसिकली उसका शेप चेंज होता है। क्या होता है बेटा? शेप चेंज होता है। तो जो भी उन्हें शेप वहां पे करना है वो उसे उस केस में मोल्ड कर सकते हैं या फोर्ज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा बेटा? इट्स शेप विल चेंज, शेप चेंजेस। तो हमने सबसे पहले सेशन में देखा था कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें से ये एक इफेक्ट भी था कि इट डज चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, और इट ट्राइज टू चेंज। तो दैट इज हाउ द आंसर विल बी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। वो कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में वी हैव सम वाटर ओवर हियर या एनी काइंड ऑफ लिक्विड दैट वी हैव, राइट। और एक बॉडी है जो कि यहाँ पे इसमें इमर्स्ड है, या तो वो पार्शियली इमर्स्ड होगा या फिर इट विल बी कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड इट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी का जो यहाँ पे वेट होगा, अगर हम उसका लिक्विड में वेट लेते हैं और जब वो एयर में था यहाँ पे, तो जो उसका वेट था इसमें डिफरेंस होता है, राइट। व्हेन इट इज इन एयर, तो ये वेट इन एयर जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू वेट इन लिक्विड, राइट। जब वो फ्लोट कर रहा है तो उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, फाइन। और उसी से रिलेटेड ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये हमें जानकारी देता है, फाइन। तो समझते हैं कि ये जो लॉस हो रहा है उसका वेट का वो कितना होगा, फाइन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि वो वेट लॉस उतना होगा जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, राइट। मतलब अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे ये वेट नहीं होता, ये लिक्विड सरफेस ऐसे है, तो अगर हमने इसके ऊपर ये वेट रख दिया है, ये बॉडी हमने इसके ऊपर रख दी है, तो ये क्या करेगा, इस वेट की वजह से ये यहाँ पे जो वाटर था ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। तो जितना डिस्प्लेस होने वाले वाटर का या लिक्विड का वेट होगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट का वेट लॉस होगा या लॉस इन वेट होगा, फाइन। आ रहा है समझ में? मतलब बेसिकली सीधी सीधी बात सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो कितना वेट वो लूज करेगा तो उतना ही जितना लिक्विड का वहां पे डिस्प्लेस होगा, फाइन। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड। आपको थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं। कल भी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे थे थोड़ा सा हायर लेवल का है, आगे आपको 11th 12th में एज इट इज ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो कंसिडरिंग दैट यू विल हैव टू रीड दिस, थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है समझने के लिए पहले आपको डेंसिटी क्या होता है ये समझना होगा, राइट। तो डेंसिटी बेसिकली होता है बेटा, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। कितना डेंस है, अगर हम बात करें एयर, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में, तो एयर जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, कॉम्पैक्ट होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी, कम जगह में ज्यादा मास वहां पे अकोमोडेट हो सकता है, फाइन। तो डेंसिटी ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ, फाइन। तो यहाँ पे रेशो लेंगे हम, रिलेटिव जब आता है तो जनरली रेशो आता है। तो किसका रेशो ले रहे हैं हम, एक तो एयर में जितना वेट था उस बॉडी का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये बॉडी जो है दैट ऑब्जेक्ट वाज इन द एयर, तो जो भी उसका वेट था दैट वाज वेट इन एयर। अब उसका रेशो लेंगे किसके साथ, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। मतलब हमने देखा कि लिक्विड में उसे रखने के बाद या जब लिक्विड में इमर्स करने के बाद उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। वेट इज डिक्रीजिंग। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट लॉस इन द वेट। वो कैसे मिलेगा हमें, जितना वेट पहले एयर में था माइनस वेट इन वाटर, दैट इज द लॉस इन वेट। तो इन दोनों का रेशो मतलब रिलेटिव डेंसिटी है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास मान लो वेट है कोई से 2 kg का वेट है, फाइन, और उसे आपने लिक्विड में डालने के बाद उसका वेट जो है वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, से वेट कम हो रहा है
हाफ kg से, राइट, 0.5 kg से उसका वेट कम हो रहा है। अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे निकालना है तो इन दोनों का रेशो ले लो। वेट इन एयर कितना है, 2 kg है। लॉस कितना हुआ, कम कितना हुआ उसका वेट, 0.5 kg से कम हुआ। अगर ये रेशो लेते हो तो 4 जो मिला हमें वो रिलेटिव डेंसिटी बेटा। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फ्लोटेशन की। तो फ्लोटेशन क्या है, फ्लोट करना मतलब क्या, आपको पता होगा फ्लोट, जैसे लिक्विड पे कोई सॉलिड जो है वो फ्लोट कर सकता है, लेकिन फ्लोट करने के लिए कोई कंडीशन है। जैसे आपने देखा होगा पानी की सरफेस पे थर्मोकॉल हो गया, या फिर कुछ लकड़ी होती है, वो लकड़ी पानी की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप कोई मेटल का ऑब्जेक्ट लेते हो, वो मेटल का ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाएगा। फाइन, तो कुछ ना कुछ लॉ होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट वहां पे डूब जाएगा, राइट। तो दैट लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि it states that the body will float if the weight of the liquid displaced is equal to the weight of the body। मतलब वो ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करेगा जब उसका वेट इक्वल होगा किसके साथ, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ही ये फ्लोटेशन का लॉ है। ये फ्लोट कब करेगा, जब उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वेट और उस बॉडी का वेट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो उस सरफेस पे फ्लोट करेगा। फाइन, तो दिस वाज द सेशन दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द फ्लोटेशन। अर्लियर वी हैव सॉल्व्ड फ्यू न्यूमेरिकल्स। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आगे और इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। Fine. Thank you very much for watching. See you. Bye bye. Take care.